आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, हमने फिनिश किया था। नाउ आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। देखिए, हम फिजिक्स में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मैथमेटिक्स हम फिजिक्स में? देखिए, आपको सबसे पहले दिन मैंने बताया था हम फिजिक्स है क्या। फिजिक्स क्या है? आपके नेचर की ऑब्जर्वेशन करना, मतलब नेचर के लॉ को ऑब्जर्व करना, उन पे क्या करना, उनकी एनालिसिस करना, फिर एनालिसिस के करके उनकी कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में आप कैलकुलेशन करते कैसे हो? बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की हेल्प से आप कैलकुलेशन करते हैं। और आप तो अभी 11th क्लास में हो, आपने अभी अब 11th क्लास में अपने 11th और 12th की मैथमेटिक्स तो पढ़ी नहीं है, तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम पहले ही समझ लेते हैं, जो हेल्प करेगा हमारे फिजिक्स में, हमारी फिजिक्स की कैलकुलेशन को समझने में, पढ़ने में, लिखने में हेल्प करेगा हमारा कुछ मैथमेटिक्स के टर्म जो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो क्या है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये मैंने सबसे पहले दिन ही कहा था। मैथ फिजिक्स नहीं, या फिजिक्स मैथ नहीं है। मैंने कहा फिजिक्स को पढ़ने का एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो स्टार्ट करेंगे आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, सबसे पहली बात लिखिए, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नाउ हम बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो हम कुछ टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ, वो टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रा, अलजेब्रा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलजेब्रा। सेकंड पे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ग्राफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी में ग्राफ व्राफ सब पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे आपका वेक्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वेक्टर, फिर पढ़ेंगे आपका कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस में हम क्या क्या कवर करेंगे? कैलकुलस में हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कवर करने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। ये कुछ सिलेबस है आपका बेसिक मैथमेटिक्स में, हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, हम ये पांचों टॉपिक को कवर करेंगे वन बाय वन, वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। देखिए, ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी फिजिक्स में पढ़ने में। ठीक है, ये जो पांचों आपका टॉपिक है, ये आगे जा आपको आपको बहुत हेल्प करेगा। आप आगे जाके आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप कैलकुलेशंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप अभी 11th क्लास में हो, आपको ये सब आता नहीं है, आपको अभी वेक्टर भी नहीं आता, कैलकुलस भी नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती। ठीक है, तो कुछ बेसिक है और कुछ एडवांस भी है इसमें। अलजेब्रा आपने लगभग आपने कर ही रखा है 10th में। ठीक है, और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत कर रखा है, और भी थोड़ा एडवांस है वो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो जितना भी एडवांस है यहाँ कर लेंगे। वेक्टर आपका 12th में, कैलकुलस आपका 12th में। तो जितना हमें फिजिक्स में जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है मैथ में ये सब मैथ के बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, कैलकुलस हो गया, ये पूरा मैथ ही है। ये मैथ में हम इन डिटेल में देखेंगे, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमें इन सब टॉपिक में जितने की ज़रूरत होगी सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो होगा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आपका मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में इन सबको बहुत डिटेल में कवर करेंगे, पर हम फिजिक्स देख रहे हैं, फिजिक्स में हमें जितनी की ज़रूरत होगी, जितने में आप पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे हम उतने। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। पहला टॉपिक हमारा है अलजेब्रा। अलजेब्रा,
अलजेब्रा में भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, देखिए देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या, एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है और उसमें हम क्या करते हैं, रिलेशन में आपके अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं। जितने अननोन होंगे उतने ही आपके इक्वेशन होंगे, मतलब जितने इक्वेशन होंगे उतने ही आप अननोन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये इक्वेशन है 3x प्लस इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, हमें कितने अननोन है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ये, और अननोन कितने, एक ही अननोन है। हमें ऐसी x की वैल्यू बतानी है जो यहाँ पुट करने के बाद वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ये एक रिलेशन है, मतलब ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हमें एक ही अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन एक ही अननोन दे सकता है। तो इसमें x की कितनी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी -5/3। अगर x की वैल्यू -5/3 रखेंगे तो इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा, और ये वैल्यू जो आपकी है 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन एक अननोन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन में जितने आपके अननोन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन के लिए एक अननोन, अगर दो इक्वेशन होगी तो दो अननोन, दो इक्वेशन के लिए दो अननोन। यहाँ पे एक इक्वेशन थी तो हमने कितने अननोन सॉल्व किए, एक अननोन सॉल्व किया। अगर आपके दो इक्वेशन होंगे, अगर आपके सपोज दैट मान लो कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये सब आपने 10th में 9th में कर रखा है, ठीक है। और जैसे ये 2x प्लस 3y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है 1 और 2, ये दो इक्वेशन है। तो कितने अननोन है, दो अननोन है, एक और दो, दो अननोन दो इक्वेशन। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो आपने 10th क्लास में भी कर रखा है, 9th में भी कर रखा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पर सोचो, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, मान लो एक ही इक्वेशन दी और दो अननोन दे दिए, मान लो ये इक्वेशन आपको दे दी और ये x, ठीक है, एक इक्वेशन दे दी और दो अननोन दे दिए आपको, दो अननोन दे दिए और एक इक्वेशन दे दी, तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन में दो अननोन दे दिए, ये आप फाइंड नहीं कर सकते। कैसे फाइंड करोगे, दो अननोन दे दिए एक ही इक्वेशन, ये आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए भैया, दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी दो अननोन होंगे। अगर तीन इक्वेशन होगी तो तीन अननोन होंगे, चार इक्वेशन तो चार अननोन होंगे। तो मतलब जितने इक्वेशन होंगे अगर उतने ही अननोन है तो आप आसानी से उतने अननोन फाइंड कर सकते हो। पर जैसा ही आपके इक्वेशन से ज़्यादा अननोन हो गए, आपको फाइंड आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इस वाले केस में एक ही इक्वेशन है और दो अननोन, हम ये फाइंड नहीं कर सकते, जबकि हम ये फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये दो इक्वेशन दे दिया जाए और दो अननोन दे दिया, आप फाइंड कर सकते हो। तो एक इक्वेशन के लिए एक अननोन, दो इक्वेशन के लिए दो अननोन, तीन इक्वेशन के लिए तीन अननोन, ठीक है। देखिए और क्या हो सकता है, और आपका भी हमने देखा कि इक्वेशन एक इक्वेशन तो एक अननोन फाइंड कर सकते हैं हम, एक इक्वेशन से एक अननोन फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन से दो अननोन फाइंड कर सकते हैं, दो इक्वेशन से दो अननोन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपके तीन इक्वेशन से तीन अननोन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब जितने इक्वेशन होंगे उतने अननोन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तीन इक्वेशन तीन अननोन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाउ अब देखिए, अब कुछ ऐसा है कि आपका एक इक्वेशन एक अननोन, बट ऐसा भी हो सकता है एक इक्वेशन से एक अननोन आ रहे हो, बट एक इक्वेशन एक ही अननोन हो पर उसकी वैल्यू दो मिल रही हो आपको। एक इक्वेशन हो एक ही अननोन हो और वैल्यू उस अननोन की दो मिल रही हो, मतलब दो अननोन वैल्यू मिल रही हो। कैसे, वो देखो, जैसे आपने किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th क्लास में आपने किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दिखाता हूँ आपको, 2x² + 3x + 5 = 0। अब देखो
दो अननोन मिलेंगे। देखिए अननोन यहाँ एक ही है, यहाँ दो अननोन की दो वैल्यू मिलेगी। अननोन देखिए यहाँ एक ही है x, एक ही अननोन है x। इस इक्वेशन में एक इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन में एक ही अननोन है पर इसकी वैल्यू दो मिलेगी। मतलब ये जो कंडीशन, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर रही है जीरो पे, दो वैल्यू पे सेटिस्फाइड करेंगे और उसी को आप रूट कहते थे। ठीक है, तो दो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तभी वो उन दोनों वैल्यू पे आपका जो इक्वेशन है जीरो के बराबर होगा। ठीक है, नाउ देखिए कैसे होगा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। वैसे आपको तो पता ही है, ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से कर रखा है, नहीं भी कर रखा हो तो भी हम करेंगे इसको। देखिए जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपने यहां से गेंद फेंकी, आपने यहां से गेंद फेंकी और ये गेंद गई और कुछ टाइम के बाद वापस आ गई। कुछ टाइम के बाद आप वापस आ गए और आपने पूछा कि इस एच हाइट पे, इस एच हाइट पे कौन से टाइम इस एच हाइट पे आपकी बॉल आई थी, मतलब किस टाइम पे इस एच हाइट पे बॉल आई थी, इस हाइट पे। तो भैया आपने क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। टाइम एक अननोन है। ठीक है, टाइम एक अननोन है, आपने क्या पूछ लिया, टाइम। नाउ अब ध्यान से देखिए, दो टाइम है यहाँ पे, एक ये रहा टाइम और एक ये रहा टाइम। पहली बार बॉल जाएगी तो एक बार यहाँ पे एच हाइट हुई, फिर वापस आते हुए यहाँ पे जब बॉल रुकेगी तभी भी तो एच ही हाइट है। तो दो टाइम पे, एक बार ये रहा टाइम और दूसरी बार ये रहा टाइम, मतलब कुछ टाइम, मतलब ये टाइम मान लो मैंने T1 माना और ये टाइम कुछ देर बाद इधर आई घूम के, तो ये T2 टाइम है। मतलब दो टाइम है, दो टाइम पे सेम आपकी हाइट अटेन कर रही है वो बॉल। तो भैया मतलब आपकी वैल्यू दो है, अननोन एक ही है कि आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया, बट वैल्यू दो दो आ रही है। तो दो दो वैल्यू आ रही है, इसी को आपको समझाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपकी एक इक्वेशन हो और एक ही अननोन हो, बट उस एक अननोन की दो दो वैल्यू आ रही हो, तो कौन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चीज। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें a b c एक कॉन्स्टेंट, अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था, a b c क्या है, a b c एक क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये क्या, कैसी वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो चेंज नहीं होगी। जैसे लेट अस सपोज वन एग्जांपल ले लेते हैं आपका, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे 10th क्लास में। देखिए यहाँ पे जो ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। बट यहाँ x की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो ये क्या है, आपका वेरिएबल है। यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, x, जो चेंज हो रहा है। के चेंज होने के साथ आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें आपका x क्या है, वेरिएबल है या अननोन है, यही क्या है आपका, अननोन या वेरिएबल है। ठीक है, तो x क्या है, अननोन, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, या इसी को वेरिएबल कहो, वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, यही आपका वेरिएबल है और यही अननोन है, इसी के चेंज होने से आपकी इक्वेशन चेंज हो सकती है और यही आपको फाइंड करना है। तो इसी को मैं अननोन कह रहा हूँ और इसी को वेरिएबल कहते हैं। और ये कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ लिख लीजिए बेशक, फिक्स्ड, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, नाउ जिसमें जो आपका ए है, जो ए है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ए जीरो नहीं होगा। क्यों, अगर सोचो, अगर ए कभी जीरो हो गया, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मेरा कुछ इक्वेशन ये है, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है आपका जीरो, लेट अस सपोज ए जीरो, ए जीरो मतलब जीरो किसी से मल्टीपल होता है तो जीरो, तो ये टोटल टर्म जीरो, जीरो अगर इसमें प्लस करेगा तो ये कहानी खत्म, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी, वो तो जीरो हो गई, जीरो तो उन सबको जीरो बना दिया, तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बन गई। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम आपकी डिग्री होती है, मैक्सिमम पावर होती है एक्स की 2, मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी होती है 2 होती है, और इसमें एक्स की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है इसकी मैक्सिमम पावर। और ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिलेगी इस अननोन की, यहाँ पे अननोन एक है और यहाँ पे आपको वैल्यू सिर्फ एक ही फाइंड आउट करोगे आप, एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो होते ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, वो बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ये भी लिख लीजिए। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2, कितनी होगी उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। जो देख रहे हैं एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको जो सॉल्व करते थे हम 10th क्लास में आप करते होंगे, तो इसको सॉल्यूशन क्या है, इसके रूट्स, इसकी जो वैल्यू है, दो अननोन वैल्यू है, दो वैल्यू जो अननोन, एक अननोन की जो दो वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे आप। तो आप देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, x1 पहली वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते थे, ये आपका माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ये क्या थी आपकी पहली वैल्यू थी। आप यहाँ पे प्लस करके आप पहली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे ना। सेकेंड वैल्यू आपका क्या सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन है सेकेंड वैल्यू का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है सेकेंड वैल्यू। आप इन दो फॉर्म से आप क्या निकाल सकते हो, आप अपने रूट की वैल्यू निकाल सकते हो, अपने एक अननोन की जो दो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन का ये दो क्या है सॉल्यूशन, ये दो क्या है सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों, ये दोनों क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ जिसमें आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको ये जो वैल्यू ये दिख रही है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अगर ये डी आपका क्या है वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये डी जीरो के बराबर आ गया, अगर सॉल्यूशन किया हमने और ये सॉल्यूशन करके इसको डाला, वैल्यू बी की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली और सी की वैल्यू डाली, और इसको जब सॉल्व किया तो आया जीरो। अगर डी जीरो आ गया, तो ये जो दो वैल्यू दिख रही है आपको, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में आपका x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका x1 x2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू, अगर d की वैल्यू अगर जीरो नहीं आई, तो उस कंडीशन में आपका x1 x2 के बराबर नहीं हो, ठीक है। कैसे कैसे एक समझते, देखो पहले इस वाले केस में समझो कि अगर d की वैल्यू जीरो आ गई, सोचो अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, ये वैल्यू जीरो आ गई, ये वैल्यू जीरो आते ही इधर तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म, और ये भी जीरो आ गई तो ये भी खत्म। अब ये जो b माइनस बी बचा और ये माइनस बी बचा, ये तो प्लस में जीरो है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस बी रहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा क्या हमारा माइनस बी अपॉन में 2 है, और इधर भी क्या बचा माइनस बी अपॉन में 2 है, तो दोनों सेम ही तो वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू। इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो x1 और x2 दोनों क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। आप सोचो दोनों अगर जीरो नहीं आए, अगर ये जीरो नहीं आया तो ये जो यहाँ प्लस दिख रहा है आपको, प्लस इसको कुछ और प्लस कर देगा, माइनस इसको कुछ और दे देगा वैल्यू, तो दोनों क्या होंगी अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर जीरो हो गई तो दोनों बराबर, नहीं हुई तो बराबर नहीं। ठीक है ना। अगर इस कंडीशन में अगर आपका डी, जो डी है लेस देन जीरो आ गया, जो डी है अगर वो लेस देन जीरो आ गया, अगर डी लेस देन जीरो आ गया तो ये जो दो नंबर है ये माइनस में चले जाएंगे। मतलब लेस देन जीरो मतलब माइनस, और माइनस में रूट के अंदर माइनस, ये तो रूट आपको दिख रहा है ना,
और इसकी वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब लेस देन जीरो, मतलब माइनस, माइनस वाले नंबर, और माइनस वाले नंबर आते ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। आप ये पढ़ोगे, आप अपने मैथमेटिक्स में 11th क्लास में आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप डिटेल में कवर करोगे, ये रियल नंबर नहीं होते, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। तो x2, x1 एंड x2 इज इमेजिनरी, इज इमेजिनरी, ऐसे नंबर बन जाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। नाउ अब देखिए और एक कुछ देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए ये जो आपकी वैल्यू आई है, अननोन की जो दो वैल्यू आई है, ये किसके बराबर होती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अननोन की दो वैल्यू के बारे में भी और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये जो दो वैल्यू आएगी ना x1, अगर आप मल्टीपल करोगे x2 से, जो दो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है x1 और x2, इसको मल्टीपल करोगे तो ये किसके बराबर आएगी, इस c अपॉन में a के बराबर आएगी। यहाँ प्लस में आएगा, c अपॉन में a के बराबर आएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, c अपॉन में। ये जो आपकी वैल्यू है ये c, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये वाली सी, ये सी और ये रही ए, ठीक है, इनके बराबर आएगी। जब x1 और x2 वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो किसके बराबर आएगी, सी अपॉन में ए के बराबर वो वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ और देखिए एक और बात, अगर आप इन दोनों रूट को x1 और x2 को जब आप प्लस करोगे तो ये माइनस बी अपॉन में ए के बराबर आएगी। ये किसके बराबर आएगी, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर आएगी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और समझते हैं, इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे माना कोई एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन वाले एक तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर हम इसको क्वाड्रेटिक जो भी हमने देखा है उसके तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x1 कैसे फाइंड आउट करेगा, तो x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो x1 क्या होता है, माइनस b1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, अपॉन में 2a। और x2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले प्लस के वाले के तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो ये माइनस बी, यहाँ पे इस इक्वेशन में ए आपका 2 है, बी आपका -7 है, सी आपका 3 है, ठीक है। यहाँ डालिए, माइनस बी क्या है, -7, तो -7, ठीक है, -7 प्लस बी क्या है, -7 का स्क्वायर है ना, -4 इंटू ए कितना है 2, इंटू सी कितना है 3, ठीक है, अपॉन में 2, ए कितना है 2, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कीजिए और लिखिए, इसे सॉल्व करने पे आता है, ये आता है माइनस से माइनस गया तो 7, और इसको करेंगे तो आएगा कुछ 7 को 49, 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 12, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो 24 अपॉन में 4, ठीक है। ये सब सॉल्व करेंगे, 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। तो लिखिए 7 प्लस 25 अपॉन में 4, ठीक है, 7 प्लस 25 अपॉन में 4, और ये क्या होगा, 25 का होगा 5 अपॉन में 4, ये आता है कुछ सॉल्व करके आपका 12, 12 अपॉन में 4, ये आता है 3। तो x1 क्या आ गया, 3। अब देखिए x2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो x2 का देखिए यहीं से तो चेंज हो जाएगा, बस यहीं से तो चेंज होगा, यहाँ पे, यहाँ से, बाकी सब तो सेम रहेगा, ये ऐसे ही निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, बस यही तो प्लस का यहाँ माइनस, यहाँ जो प्लस कर रहे हो वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पीछे यहाँ माइनस करते ही तब भी आपका सेम ही होगा, ठीक है। ये होगा 7 माइनस 5 अपॉन में, तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन में 4, x2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 2, और x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x1 की वैल्यू आई आपकी, ठीक है ना। ये x1 की वैल्यू पता चल गई हमें, x2 की वैल्यू पता चल गई ना। कुछ और हमने देखा था कि अगर x2 को x1 से या x1 को x2 से जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आता है आपका, माइनस बी अपॉन में आना चाहिए, और मल्टीपल करने पे क्या आना चाहिए, सी अपॉन में आना चाहिए। देख लीजिए आता है कि नहीं आता है। तो मल्टीपल कीजिए, x1 इंटू x2 मल्टीपल करने पे कितना आता है, x1 अपॉन में x2 को मल्टीपल करने पे आता है आपका
3/2। और आपका सी अपॉन में कितना है, सी कितना है, सी है आपका, सी है आपका 3 और ए क्या है 2, सी है 3 और ए क्या है 2, ठीक है, C3A2, C3A2। और देखिए ये दोनों सेम है, इसीलिए तो मैंने कहा था x1 को मल्टीपल करेंगे x2 से तो मल्टीपल करने पे क्या आता है, सी अपॉन में आता है। ये देखो आ भी गया, ठीक है, ये आ भी गया, ठीक है। और अब जब इसको प्लस करोगे, इसको जब प्लस करोगे तो प्लस करने पे आएगा -b/में, करके देख लो। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 को प्लस करने पे आता है 3, ये आता है कुछ, आपका एल्सियम लीजिए, एल्सियम प्लस कीजिए, 3 दूनी 6, 7/2, x1 प्लस x2 को प्लस करने पे क्या आया 7/2, ठीक है। अब वहां देखिए वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, -b, देखिए -b ये किसके बराबर होगा, -b/, और b कितना है -7 और a कितना है 2, b कितना है -7 और a कितना है 2। अब देखिए ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखो जो आपका b/a -b/a, देखिए b/a कितना है, b/a है आपका -7/2, ठीक है। बट वो किसके बराबर है, ये आपका -b/7 का बराबर, तो यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ भी माइनस लगाइए, माइनस लगाएंगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/, तो देखो -b/में किसके बराबर है, 7/में। और देखो x1 प्लस x2 किसके बराबर है, 7/, ये भी 7/2 के बराबर है। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 को जब आप प्लस करोगे तो वो -b/a के बराबर आएगा, और जब आप मल्टीपल करोगे तो c/a के बराबर, ठीक है। ये हमारी कुछ बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए फिजिक्स में, इन डिटेल में हम कवर करेंगे आपके मैथ में, ठीक है। मैथ में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे, अभी हमें नहीं जाना क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें फिजिक्स में जितनी की जरूरत है हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल, नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखिए देखिए ये जो आपने देखी होगी, क्या देखी होगी, a प्लस बी ये क्या है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, कैसे, इसकी पावर 1 है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1 है। और आपने क्या देखा है x+y की 3, ठीक है, कुछ भी हो मतलब यहाँ पे पावर कुछ भी हो, ठीक है। और आपने 2x - 4y की पावर 1/2, ये भी क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सब क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। आपने देखा a² b² की पावर मान लो 5 है, ये भी क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, कैसे, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैसे है, क्योंकि आप इसको लेटर सपोज आप इसमें मानो AP और इसको मानो Q, ठीक है, P+Q की 5, ठीक है, ये क्या है एक बाइनोमियल एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, किसी की पावर a+b की पावर क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आपका जो फेमस फॉर्मूला है a+b की 2, ये भी क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, a-b की 2 ये भी क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, a+b की 3 ये भी क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जितने भी आप देख रहे हो ये सब क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आपका एक चैप्टर ही है मैथ में बाइनोमियल, बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे जब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि ये ऐसा ही क्यों, ठीक है, वो हम वहाँ देखेंगे। अभी हमें डायरेक्ट रिजल्ट देखना है कि वहाँ से रिजल्ट जो डायरेक्ट हम यहाँ यूज़ करें ना। ओलंपिक Q की 5, ठीक है ना। देखिए बाइनोमियल जो थ्योरम है वो कहती कुछ, जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम कहती है अगर a+b की पावर कुछ भी है, मान लो लेटर सपोज एक जनरल में बात करते हैं, जनरल टर्म में बात करते हैं, a+b की पावर n, ठीक है, n एक जनरल टर्म में बात कर लिया, यहाँ भी वैल्यू नहीं दी हमने, एक जनरल टर्म में बात कर ली। नाउ
अगर कुछ ऐसे इक्वेशन, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा ना बाय द हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सपेंशन होगा, जो ये खुलेगी जो वैल्यू, तो कितने के बराबर होगी? ये वैल्यू बराबर होगी आपकी ए की एन प्लस प्लस एन ए एन माइनस वन बी की वन प्लस एन एन माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल एन एन माइनस टू ए एन माइनस टू बी की टू, ठीक है, ए एन माइनस टू, ठीक है, ऐसे ही प्लस आगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बहुत कहाँ तक चलती रहेगी? जहाँ तक आपकी ये वैल्यू जीरो ना आ जाए और ये वैल्यू वन ना आ जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। नाउ अब देखो ये क्या है, अगर अगर मैं कहूँ कि अगर आपका बी जो है, बी जो है बहुत छोटा है, अगर बी आपका बहुत छोटा है किससे? ए से। अगर मैं कह रहा हूँ बी बहुत छोटा है ए से, आपका जो बी है बहुत 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 छोटा है किससे? ए से। ए बहुत बड़ा है, मतलब ए बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे? ए से। तो उस कंडीशन में, क्या होगा? आपका जो आपकी जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना, इसके बाद वाली सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर हो जाएगी। कैसे कैसे जीरो हो जाएगी? देखो, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो क्या होगा? ये जो आप देख रहे हो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और ये ए ए की पावर एन माइनस वन, इसका मतलब ये है ए की पावर ए माइनस टू, ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस टू। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए की पावर माइनस टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एन अपॉन में ए की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये अपॉन में माइनस टू आ गया, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टू हो गया। और देखो बी अपॉन में ए आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये बी अपॉन में ए दिख रहा है आपको, बी अपॉन में ए आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे बी अपॉन में ए आ जाएगा, बी अपॉन में ए। इसका मैंने कहा अगर मान लो ए बहुत बड़ा है बी से, ए बहुत बड़ा है बी से, तो मतलब अगर बी बहुत छोटा है और वो उसको डिवाइड कर रहा है ए, मतलब बहुत बड़ी रकम अगर बहुत छोटी रकम को डिवाइड कर रही है, जैसे एक लेटर सपोज एक एग्जांपल देते, मान लो बी एक है और ए जो है, ए मान लो बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। तो एक को डिवाइड करेंगे तो ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, मतलब लगभग जीरो के बराबर है। तो ये मतलब एक ऐसा समझो, 1 रुपए को आप इतने बड़े रकम से डिवाइड कर रहे हो तो 1 रुपया कितने कितने छोटा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा? तो ये लगभग बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर ही हो जाएगा। और सोचो ये वैल्यू और ज़्यादा बड़ी होगी तो और ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा बड़ा, उतना ज़्यादा वो टेंस टू जीरो हो जाएगी। ये जो अप्रोक्सीमेट जो टोटल वैल्यू आएगी, वो जो टुकड़ा आएगा 1 रुपए का, वो बहुत छोटा होगा, मतलब जीरो के बराबर ही होगा। अब सोचो ये जो बी अपॉन में ए दिख रहा है आपको, बी अपॉन में और इनका भी स्क्वायर, मतलब ये देख रहे हो, और इसका भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो और छोटा। पहले तो ये 1 अपॉन में ये जो वैल्यू थी तो थी, सोचो अब इसका भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, जितनी छोटी मतलब और ज्यादा टेंस टू जीरो। यहाँ तो भी स्क्वायर, अगले में क्यूब आएगा, अगले में फोर्थ आएगा, अगले में फाइव आएगा, मतलब पावर जितनी बढ़ेगी और ज्यादा छोटा। तो लगभग ही इस सबको मैं जोड़ के मैं क्या कहूंगा, ये लगभग भी लगभग अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब जीरो तो एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, बट अप्रोक्सीमेट वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपका जो बी है वो ए से बहुत छोटा, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये सारा जो आपको यहाँ से ब्रैकेट दिखा रहा हूँ, ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो के लगभग बराबर हो जाएगी। तो बचेगी कितनी वैल्यू? सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आपकी जो ए प्लस बी की एन की जो होगा वो कितने के बराबर होगा? ए की एन प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन टू बी के बराबर होगा, ठीक है। नाउ तो मैं अब क्या कर दूं? अगर मैंने ऐसी कंडीशन लिखी तो मैं क्या कहूं? अगर ऐसी कंडीशन हुई, नेक्स्ट पेज में करते हैं।
अगर ऐसी कंडीशन हुई कि ए बहुत 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 बड़ा है आपके किससे बी से, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आपकी जो इक्वेशन होगी, वो जो इक्वेशन ए प्लस बी की पावर एन, वो किसके बराबर लगभग हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी ए की पावर एन प्लस एन ए एन माइनस वन इंटू बी, ये ए एन माइनस वन इंटू बी, ठीक है। तो ये लगभग इसके बराबर हो जाएगी। और मैं अगर मैं इसको और सोल्व करूं, इसको और सोल्व करने पे आया हमारा लगभग, अगर मैं ए की एन प्लस एन बी की एन इंटू बी अपॉन में ये कर दूं इंटू बी, और मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, ए एन कॉमन ले लूँ, ए एन कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस एन एन ए इंटू बी, ठीक है, एन ए इंटू बी। नाउ देखो, और मैं इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख देता हूँ, आप लिख, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ अब देखो ये क्या है, ये कंडीशन कब हो पाई, ये जो आपकी a प्लस बी की पावर n, ये अप्रोक्सीमेट इसके बराबर कब हो पाई, जब जब कुछ ये वाली, और आपका जो b अपॉन में a है, जो आपका मतलब अगर ऐसा होगा तो आपका जो b अपॉन में a टेंस टू जीरो होगा, तभी ये कंडीशन आ पाएगा, b टेंस टू जीरो। अगर ऐसा है तभी ये इक्वेशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। और ये कब आएगी इक्वेशन, जब ये होगा, ये कब होगा, ये जब ये होगा। और देखो ये लगभग जीरो के बराबर है। नाउ इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे हमने ना बहुत सारा टाइम बचा लिया आपके पेपर में। कैसे, नाउ देखो, अगर अगर आपका वैल्यू ए वन के बराबर हो, ये कंडीशन तो हो गई, और अगर आपकी वैल्यू अब ए के बराबर हो जाए तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी, ए वन प्लस बी की पावर एन अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर हो जाएगी, ये ए हो जाएगा वन, वन वन, और वन की पावर कितनी हो जाएगी एन, वन की पावर एन ब्रैकेट में वन प्लस एन बी अपॉन में ए कितना है वन, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके लगभग ए की पावर एक की पावर एन, मतलब वो तो एक ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका वन प्लस बी, वन प्लस एन बी। अगर ऐसी कुछ इक्वेशन रही तो ये किसके बराबर हो जाएगी, वन प्लस बराबर, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आया था, वन प्लस बी पावर एन, वन प्लस बी की पावर एन अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट होगा वन प्लस एन बी के बराबर, ठीक है। जिसमें आपका जो बी है, बी बहुत छोटा है, वैल्यू बी कितने में बहुत छोटा है, ठीक है, बी बहुत छोटा है, किससे, इससे, और ये तो एक है, तो मतलब एक से भी छोटा, मतलब ये टेंस टू जीरो। इसमें जो आपका बी है वो अभी हमने देखा था कितना है, वो टेंस टू जीरो है। अगर ऐसा है तो आप बहुत सारे टाइम बचा सकते हो, अपना पेपर में कर सकते हो। आपका बी क्या है, बी क्या है, बी टेंस टू टेंस टू टेंस टू, बी क्या है, टेंस टू जीरो। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये कब हो पाया, जब आपका ऊपर वाले जितने कंडीशन सेटिस्फाइड हुए, तो जो आपके ये हमने इक्वेशन ड्राइव किया। नाउ इस इक्वेशन ड्राइव करके हम कैसे टाइम बचाएंगे, वो आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लो लेट अस सपोज कुछ ये क्वेश्चन आ गया, आपने कुछ फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, फिजिक्स कर रहे हो, न्यूमेरिकल आया पेपर में, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते लास्ट में कुछ ऐसा बन गया, इसकी पावर कुछ भी मान लो, कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, और इसको आप सोल्व कैसे करोगे, इस चीज को आप कैसे सोल्व करोगे, यहां तक तो आपने न्यूमेरिकल कर लिया। नाउ लेट अस सपोज लास्ट में आप फंस गए, ये आगे, अब वैल्यू कैसे लाओगे, तो हमारी हेल्प करता है कौन, हमारी हेल्प करता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो, हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसे करता हूं, इसको मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ ऐसा लिखने के बाद मेरा देखो ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर रही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही बन रहा है, ए बी बहुत छोटा है, और आपका ये किसके बराबर होता है, वन प्लस एन बी के बराबर होता है, और एन एन कितना है यहाँ थ्री, एन है थ्री इंटू बी, बी क्या है आपका ये, तो ये, और बस करना आपको, थ्री इंटू ये आता है आपको लगभग यही, ये आता है 0.09, ठीक है, और ये आता है 0.09,
ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, मतलब आपकी जो इसकी वैल्यू जो आप पेपर में फंस रहे थे, आप 1 सेकंड में 10 सेकंड में आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये आपका क्या है, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर लगभग आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये आपका, क्योंकि कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो कैलकुलेटर होता नहीं है, तो हम कैसे फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही आपका सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, और आप आंसर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, पेपर में टाइम बचाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे मान लो कुछ आप यहाँ फंस गए, ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ऊपर पावर है, पावर कितनी है, -2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना है, सेम वैसा ही कहानी है। ये बहुत छोटी है जो दूसरी वैल्यू है b, जो बहुत छोटी है, और n कितना है, -b है। ये किसके बराबर होता है, n प्लस बी। और यहाँ पे n क्या है, n-1 पहले से ही है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। n क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो n ऊपर वाला क्या है, माइनस में, और यहाँ डालोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस। याद रहने दो, हम अभी कर लेते हैं। देखो देखो, डालो, पुट करो, 1 प्लस n कितना है, -2 इंटू बी कितना है, 0.007, मल्टीपल मार दो। देखो मैंने कहा था माइनस हो जाएगा, या पहले ही माइनस कर दोगे, बाद में अपने आप ही हो जाएगा। हो जाएगा -2, 7 दूनी 14, माइनस का 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे कुछ आता है आपका 986। ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर, मतलब इसकी जो वैल्यू आई, आप मिनटों में इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई है अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 3 टर्म तक बिल्कुल सही है, और आपका तो 2 ही टर्म तक होता है, ज़्यादा ज़्यादा 3 टर्म तक होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सही है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ये चीज़। ना, मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ आप यहाँ फंस गए, 101 की पावर मान लो आ गई हाफ, हाफ, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आ गया, आपने पूरा न्यूमेरिकल किया और यहाँ पे आके फंस गए। नाउ अब क्या करेंगे, सेम सेम कहानी करो, 100 + 1 इसकी पावर 1, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 + 100 की पावर हाफ। नाउ अब इसके बाद ये तो भैया जो b है, ये तो 1 ठीक है, पर ये जो b है ये तो टेंस टू जीरो नहीं है, तो जीरो से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये जीरो से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो भैया कैसे करोगे, ये अब वैसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करोगे, तो भैया एक काम करो, इसे जीरो के बराबर लाओ। जीरो के बराबर कैसे लाएंगे, एक काम करो, 100 कॉमन ले लो। तो 100 कॉमन लेने पे कुछ ऐसा बनता है, कॉमन लेने पे देखो, ये जब कॉमन लोगे तो ये पावर भी इसके साथ ही आएगी, कॉमन पावर भी होगी, तो 1/100 प्लस ये हो जाएगा 1 की पावर 1, ठीक है। तो इसका मतलब, ये हाफ का मतलब होता है रूट, तो ये रूट, और 100 मतलब देखो, हाफ का मतलब होता है रूट, मतलब 100 का रूट कितना होगा, 10, ये तो हमें पहले से ही पता है। हम करते हैं यहाँ से डायरेक्ट 10 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 10। और मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैं एक को इधर लिख रहा हूँ, प्लस अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कुछ आता है 0.01 की पावर हाफ। नाउ अब देखो, ये सेम इक्वेशन वैसे ही बन गई जैसे थी ये वाली इक्वेशन, तो बाद में आएगा 10 मल्टीपल उसमें कर देंगे। ये देखो सेम 1 प्लस के बार एन कितना है, हाफ, डायरेक्ट डालो सॉल्व। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 प्लस एन बी, एन एन कितना है, 1 प्लस एन, एन कितना है, हाफ इंटू बी, बी कितना है, 0.01, ठीक है। और ये कुछ आता है आपका, ये कुछ इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 प्लस 0.01/2, ठीक है, 0.0/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे कुछ ये आएगा आपका, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे ये जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10 इंटू 1.005, ठीक है, 005। और इसका जब आंसर, जब ये क्या है, मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल कर। और सही भी बात है, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि भैया 101 जो है, 101 की पावर, 101 की पावर हाफ है, मतलब 101 का रूट पूछ रहा है वो, 101 का रूट है, वो कितने के बराबर है, लगभग 10 के बराबर ही तो वो होगा, क्योंकि 100 का रूट होता है 10, 100 का रूट होता है, सॉरी 10, 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, 100 का रूट होता है 10, तो 101 का लगभग इसके आसपास ही होगा, मतलब 10 के आसपास ही होगा। देखो ये वैल्यू 10 के आसपास, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारा टाइम बचाता है फिजिक्स में, बहुत सारा टाइम बचाता है। आप क्वेश्चन भी देख रहे हो, ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
तो पेपर हमारा इससे क्या करेगा, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा, आप और क्वेश्चन कर पाओगे। नो, ये बात थी हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं लॉगरिथम। लॉग पे बात करते हैं। नेक्स्ट है लॉगरिथम। लॉगरिथम, ठीक है, देखिए लॉगरिथम देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट जो अलजेब्रा का टॉपिक देख रहे हैं, लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। देखिए 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो उन्होंने 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया किसको, लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया। नाउ देखिए इसमें करते क्या है वो देखिए। लेट अस सपोज कोई नेचुरल नंबर क्या है 25, ठीक है। नेचुरल नंबर कोई है, मैंने माना 25, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, कोई नेचुरल नंबर लिया, मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ क्या है एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल है, क्या लॉगरिथम है, दोनों में फर्क है, ठीक है। वो अब समझा रहा हूँ। देखिए तो देखिए लेट अस सपोज कोई एग्जांपल लिया, मैंने लिया 25, और इसमें जो आपका 25 है, 25 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 25, मतलब ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिख लिया। 25 को मैंने कैसे लिख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ नाउ अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें 25 को लॉगरिथम में कैसे लिखूंगा, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपो या एक्सपोनेंट, ठीक है। और यही होता है आपका एंटी लॉग फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, आपका जो वैल्यू है, ये वैल्यू ए की पावर एक्स कितने के, ये जो हमने एन लिया ना, ये इस फॉर्म में हमने, जो हमने दिखाया इस एग्जांपल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। नाउ हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म, इसी 25 को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखें। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई आप ऐसी वैल्यू बताओ, यहाँ बेस 5 है, मैंने कहा 5 की ऐसा पावर बताओ, 5 की ऐसी पावर बताओ जो पावर रखने पे कितना है, 25 है। तो 5 की बताओ ऐसी पावर कौन सी होती है जिसको रखने पे कितनी आई, 25, तो ऐसी होती है 2। तो देखो इसी को बोलने का दूसरा तरीका, तो ये फॉर्म है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एंटी लॉग फॉर्म, और ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। और इसको मैं इन जनरल टर्म में कैसे लिखूं, मैं इसको जनरल टर्म में लिख रहा हूं, लॉग, लॉग ए, लॉग ए की पावर कितनी होनी चाहिए जो इस नेचुरल नंबर के बराबर आ जाए। लॉग ए की पावर देखो यहाँ पे जो मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था कि ए की पावर कितनी है जो किसके बराबर आ जाए, एन के बराबर आ जाए। वहीं वो बात है कि लॉग में जो बेस आपका दे रहा हूँ ए, उस ए की कितनी पावर होनी चाहिए वो किसके बराबर हो, एन के बराबर हो, और वो पावर कितनी है, एक्स, ठीक है। और अब यहाँ से और यहाँ आप रिलेट कर सकते हो, दोनों जनरल टर्म आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एंटी लॉग है इसको आप कैसे बोलोगे, एंटी लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग ऑफ एक्स टू बेस, तो बेस कितना है ए, यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ एक्स और बेस कितना है ए, और इसको क्या बोलूंगा ए, ठीक। एंटी लॉग ऑफ एक्स और एक्स का बेस कितना है ए, और यहाँ पे जो आपका बेस है ए है, ए की कितनी पावर हो इस लॉग में, ए की कितनी पावर हो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो एन के बराबर हो, ठीक है। लेट अस सपोज कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका 25 पे बात की थी। लेट अस सपोज मैं लेता हूँ, आप यहाँ पे मैंने लिया बेस 2, मैंने अब लिया बेस 2, बेस 2 लिया मतलब ए की वैल्यू 2 ली, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई ए की, मतलब ए की कितनी पावर होनी चाहिए, ए की कितनी पावर होनी चाहिए, मतलब 2 की कितनी पावर होनी चाहिए वो किसके बराबर आए, 2 के बराबर है। इस 2 की कितनी पावर हो वो जो इस 2 के बराबर है, कितनी होगी भैया, 2 1 होगी, तो इसकी पावर कितनी होगी 1। लेट अस सपोज इधर देखो भाई एग्जांपल कि भैया 2 की कितनी पावर होनी चाहिए कि ये 2 के बराबर है, तो 2 की 1 होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए 1, तभी वो 1 के और 2 के बराबर आएगी। और लॉग में भी वही बात है, पर बोलने का तरीका अलग है। नाउ अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लॉग, मैंने बोला भैया अब बताओ बेस 3 है और यहाँ पे 27 है, अब मेरे को बताओ कि इस 3 की कितनी पावर में डालूं कि 27 के बराबर आ जाए। तो 3 की मैं कितनी पावर डालूं, 3 की मैं पावर डालूंगा 3,
अगर मैं 3 की 3 पावर डालता हूँ तभी वो किसके बराबर आएगी, 27 के बराबर आएगी। ठीक है, इधर 3 की अगर 3 पावर देते हैं तो किसके बराबर होती है, 27 के बराबर होती है। तो ये आपका एंटी लॉग फॉर्म है, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म है, और ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है। मतलब इसी को इस फॉर्म में लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे बोलूंगा और एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे बोलूंगा। ठीक है ना, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला भाई आपका जो लॉग में आपका बेस मैंने दिया 2 और मैंने नंबर लिया 1। ठीक है, मैंने बोला भैया आप 2 की ऐसी पावर बताओ, मुझे ऐसी पावर बताओ जो डालने पर 2 की ऐसी पावर डालने पर वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ऐसी कितनी कौन सी होगी, 0। अगर 2 की पावर आप 0 डालोगे तभी वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये आपका लॉग फॉर्म है। तो भैया लॉग जो होता है ना, लॉग वो पॉजिटिव रियल टर्म में बात करता है, पॉजिटिव रियल टर्म नंबर में बात करता है। मतलब जो आपका जो n होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और आपका a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब a 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में बात नहीं करता। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। ये बात थी कुछ लॉग की। और देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले, देखते हैं डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हमें जितना बेसिक नीड की ज़रूरत होगी जिससे हमारे न्यूमेरिकल के काम चल जाए, हमें फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लग जाए, ठीक है, हम उतना ही कवर करेंगे। इन डिटेल हम मैथ में इसको कवर करेंगे, जब लॉगरिथम हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि कैसे होता है, क्या बेस, क्या कुछ, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे ना। जो लॉगरिथम में होता है, लॉगरिथम में जो मेनली जो बेस मैं यहाँ दे रहा हूँ, बार बार मैं बेस कभी दे रहा हूँ यहाँ पे 2, 5, 3, जो लॉग में हम बात करते हैं जो मेनली बेस होता है ई की टर्म में होता है और 10 होता है। जो बेस होता है मेनली क्या क्या होता है आपका, 10 या ई या 10। ठीक है, ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है। ठीक है, ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 2.7 और 10 बेस, ये दोनों होते हैं बेस। ठीक है ना, मैं और आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो लिखिए यहाँ पे, मेनली इन लॉग वी यूज 2 बेस। कौन कौन से, 10 एंड ई, 10 एंड ई। ठीक है, नाउ लिखिए नेक्स्ट, इफ वी यूज लॉग 10, अगर बेस 10 है और कोई वैल्यू है ए, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देन वी कॉल, हम इसे कैसे बोलेंगे, वी कॉल इट इज कॉमन लॉग। ये क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसा लॉग है कॉमन लॉग। अगर इसका बेस, अगर लॉग का बेस 10 हो तो ये कैसा लॉग है, ये कॉमन लॉग है। अगर सोचो इसका बेस ई है तो उसको बोलूंगा मैं नेचुरल लॉग। अगर इसका बेस अगर ई हुआ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल लॉग। लिखो इसको भी, इफ वी यूज लॉग ई ए, जो ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ये दोनों एक ही बात है। अगर बेस ई हो उसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन ए का मतलब है लॉग का बेस कितना है, ई है। ठीक है, नाउ इसको पढ़ेंगे कैसे, वी कॉल इज नेचुरल लॉग। ये कैसा लॉग है, नेचुरल। और ये क्या है, एल एन ए, तो बोलूंगा एल एन ए। ठीक है, नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल। ये क्या है, कॉमन लॉग। अगर बेस 10 हो तो उसको बोलेंगे कॉमन लॉग, अगर बेस ई हो तो उसको क्या बोलूंगा, नेचुरल लॉग बोलूंगा। और नेचुरल लॉग को ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको एल एन ए दिख जाए तो आप बस ये समझ लो कि वो जो है फॉर्म वो बेस ई है, और यहाँ ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए इसीलिए मैंने जनरल रखा, ए कोई नंबर हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ए और ग्रेटर देन 0 होगा, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, मैंने ए इसीलिए जनरल रखा, मतलब बोले तो लॉग ई आप एल एन भी बोल सकते हो, कहने का मतलब। ना देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं किसमें, लॉगरिथम में, और देख लेते हैं फटाफट। देखिए देखिए, अगर आपको कहीं दिख जाए लॉग, मान लो कोई यहाँ पे नंबर है एक्स, मान लो लेटर सपोज एक्स। ठीक है, आपको यहाँ बेस नहीं दिख रहा है, बेस मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, और यहाँ ऐसा कुछ है पर एक्स कोई नंबर होगा। ठीक है, तो आपको समझना है, अगर कुछ बेस नहीं दिख रहा है तो वहां पे बेस 10 है।
ठीक है, वहाँ पे बेस क्या है 10 है। नाउ एक और देखिए, अगर log m इंटू एन, देखिए यहाँ मैंने फिर से बेस नहीं दिया तो आपको अब समझ में आना चाहिए वो क्या है, वहाँ पे 10 है, बेस कितना है 10। अब यहाँ पे देखिए x की जगह क्या है mn, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ log m प्लस log n, तो मैं अलग अलग करके सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका log m अपॉन में n की फॉर्म में हो तो मैं इसको log m माइनस log n की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर आपका log m की पावर या a की पावर n हो, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे फिर से बेस 10 है, नहीं लिखा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n log a, को मैं लिख सकता हूँ n log a, ठीक है। और अगर आपको log e से बेस से log 10 में जाना हो तो आप क्या करोगे, मतलब लेट अस सपोज आपका ये है log e कुछ x है, ठीक है, आपको किस में जाना है, log 10 में जाना है, तो log 10 में जाएंगे तो आप इसको इससे मल्टीपल करना, इससे क्यों मल्टीपल करना पड़ेगा, जब मैथ पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे यही क्यों, ठीक है। इससे मल्टीपल करेंगे तो ये कुछ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ देखिए, तो अगर आपको log 10 में जाना है तो इससे मल्टीपल कीजिए, यहाँ से log आप e से आप किस में आ जाएंगे 10 में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ जो आपकी e की वैल्यू है यहाँ पे, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 के बराबर है, ठीक, 7 के बराबर है। और जो आपका आपका जो ऐसे log x, ये log x क्या है, बेस है, और y एक नंबर है, ठीक है। x की पावर कितनी होनी चाहिए, x की पावर कितनी होनी चाहिए ताकि ये कितने के बराबर आ जाए, y के बराबर आ जाए। ये किसका फॉर्म है, आपका लॉगरिथम फॉर्म है। अगर इसी को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो y के बराबर आ जाए। इसी को मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक। ना देखते हैं, अब इसका टेबल देख लेते हैं लॉग का, जितना बेस 10 से जितना भी टेबल बन सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लॉग टेबल, ठीक है, लॉग का टेबल देख लेते हैं। लेट अस सपोज आपको मैं बोलूँ लॉग जीरो, देखिए यहाँ मैंने बेस नहीं दिया इसका मतलब 10 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेस 10, ये जो जितना भी टेबल लिख रहा हूँ बेस 10 है वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे log जीरो निकालना है तो log जीरो की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, हम डिफाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होती है। क्यों डिफाइंड होती है, देखो अब सोचो यहाँ पे बेस 10 है, आप 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे, 10 का ऐसा कौन सा पावर रखोगे जिस पे वैल्यू आई पावर रखने पे जीरो, आप बताओ कौन सा पावर रखोगे। तो आपको वो वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, वो वैल्यू आप बता नहीं सकते, वो वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। बट इन रिमेंबर आप एक बात याद रखो कि x की वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी, जब 10 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डाल दो। माइनस इनफाइनाइट डालने पे ये कुछ होता है आपका 1 अपॉन में इनफाइनाइट, और 1 अपॉन में इनफाइनाइट मतलब ये 10 की पावर इनफाइनाइट मतलब ये भैया इनफाइनाइट ही हो गया, और एक को इनफाइनाइट टुकड़े, एक के इनफाइनाइट टुकड़े मतलब लगभग जीरो के बराबर है। तो इस तरीके से लिखिए जीरो के बराबर, और ये इनफाइनाइट हमें पता नहीं होता कितना नंबर है ये, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है, इसलिए क्या है ये। नाउ ये बात थी हमारी फर्स्ट की। सेकंड देखिए, लॉग जो 1, यहाँ पे बेस 10, ठीक है, तो 10 का ऐसा कौन सा पावर होगा जिसको डालने पे वैल्यू क्या है 1 आए, ठीक है। तो 10 का कितना पावर होगा जिस पे डालने पे वैल्यू का है 1, तो जीरो। अगर 10 की पावर अगर जीरो डालेंगे तभी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो हो तो किसके बराबर होती है 1 के बराबर। ऐसे करके हम सारी इक्वेशन को, सारे टेबल को सॉल्व करेंगे। तो मैं फटाफट सारे टेबल लिख देता हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग जो 2 होता है, log 2 होता है अप्रोक्सीमेट 0.301, ठीक है। log 3 होता है 477, log 4, log 4 होता है आपका 602, ठीक है, 602। log 5 होता है 0.699, log 6 होता है 0.778, log log 7 होता है 0.845, log 8 होता है आपका 0.903, log log 9 होता है आपका 0.90, सॉरी, log 9 होता है आपका
954 और log 10 कितना होगा आपका? log 10 होगा 1, log 100 होगा 2, log 1000 होगा log log 1000 होगा 3। मतलब जितना आप जीरो बढ़ाते जाओगे, 1000 अगर आप 10,000 करोगे तो 4, मतलब जितना जीरो बढ़ाते जाओगे उतना आपका इधर वैल्यू आता रहेगा, ठीक है। और आप करके भी देख सकते हो, जैसे अभी मैंने करवाया, आप सोच के देख सकते हो, ये आपकी वैल्यू यही आएगी ना। देखिए ये बात थी हमारे लॉग की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सीरीज पे, ठीक है। ये लॉगरिथम खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रा में सीरीज। नेक्स्ट है सीरीज। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, हम सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बस देख रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है उतना ही उठा रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट देख रहे हैं। इन डिटेल हम मैथ में इसको जरूर कवर करेंगे, ठीक है। मैथ में इसको इन डिटेल कवर करेंगे। जैसे आपका सीरीज, नेक्स्ट है आपका सीरीज। ये मैथ में भी आपका चैप्टर, ये सारे चैप्टर मैथ में ही है, ठीक है। आप 11th में हो तो आपको ये सब नहीं आते, तो थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, और समझा रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेल मैथ में देखेंगे, ठीक है। कि इन डिटेल जो इसके डेप्थ में जाएंगे वो मैथ में जाएंगे, ठीक है। हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो सीरीज में पहला जो सीरीज आप देख रहे हो, पहला सीरीज आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज, जो आप 10th में पढ़ चुके हो। अर्थमेटिक सीरीज मतलब एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, जो आप पढ़ चुके हो। ये आपका मैथ में भी है, आपका तो 11th में ही है ये अर्थमेटिक सीरीज। मतलब सीरीज आपका मैथ में ही सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। यहाँ पे हम दो सीरीज देखेंगे, आपका अर्थमेटिक सीरीज मतलब एपी और जीपी, दो सीरीज देखेंगे, उसके डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। मैथ में हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। वहाँ तो हम, यहाँ तो दो ही देख रहे हैं, दो ही सीरीज देख रहे हैं, वहाँ हम 3-4 सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आपका अर्थमेटिक सीरीज जो आपने पढ़ा है, जिसमें क्या है, इन द इन द डिफरेंस इज सेम। इसमें क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, किस किस के बीच में, आपका टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है, एपी होता है। जैसे आपका टर्म क्या है, A1 A2 A3 A4, ऐसे करके ये टर्म के बीच में का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसी को कहते हैं डी। मतलब डी आपका A2 माइनस A1 होगा, ये बराबर किसके होगा, आप ऐसे कर लो A4 माइनस A3, या आप A2 माइनस A1, ठीक है, या A5 माइनस A4। मतलब अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाओगे वो किसके बराबर होता है, वो डी के बराबर। वही आपका डिफरेंस होगा, या सब में बराबर है। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर होगा तो क्या है, वो एपी, ठीक। तो इसमें ये बात थी पहले डी की। नेक्स्ट बात देखिए, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म, nth टर्म मतलब an आपको फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप करके nth टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना हो, कि आपको एन टर्म दे दिया, इतने सारे टर्म दे दिए, और इतने सारे टर्म को बोले कि प्लस करके बताओ कितने नंबर होंगे, तो आप प्लस कैसे कर सकते हो, सम ऑफ टर्म एस एन, कैसे करोगे, एन बाई टू अपॉन में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट उठा रहे हैं मैथ से, और डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इन डिटेल हम कवर करेंगे, ये एन बाई टू, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ही पे ये अर्थमेटिक क्यों हो रहा है, इस सब हम डिटेल में कवर करेंगे आपके सीक्वेंस सीरीज में, जब हम एपी पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम वहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो ये एपी होगा, और उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, अगर एन टर्म पूछा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और सम ऑफ एन टर्म का आप ऐसे निकाल सकते हो। ये बात थी एपी की। नेक्स्ट बात करते हैं जीपी पे। ये आपने 10th में भी कर ही रखा है, 10th में आपका एपी थी जो आपने कर रखा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सीरीज दिखा रहा हूँ आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो सीरीज है आपका जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोले तो जीपी, जो आप 11th में करोगे, जो आप करोगे जियोमेट्रिकल सीरीज, जिसमें आपका रेशो, एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, कि अगले टर्म माइनस पिछला टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होता है सारे टर्म का। जीपी में क्या होता है, रेशो सेम होता है, कि अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म का रेशो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, रेशो सेम होता है। मतलब इन दी
कॉमन कॉमन रेशो बोले तो आर, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉमन रेशो देख रहे हैं, एपी में डी देख रहे थे मतलब डिफरेंस देख रहे थे, यहाँ रेशो देख रहे हैं। कॉमन रेशो इससे यहाँ पे कॉमन रेशो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एपी का मैं मतलब जीपी का मैं आपको प्रोग्रेशन जीपी का सीरीज दिखाता हूँ आपको मैं। जीपी का सीरीज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे आर जो होगा आपका, जो आपका जीपी होगा, जीपी आप कैसे निकालोगे, अगला टर्म माइनस पिछला अपॉन में पिछला, आप ऐसे करके आर निकाल सकते हो। सबका क्या होगा, बराबर ही, मतलब अगला टर्म और अपॉन में पिछला टर्म। आप करो कोई सा भी अगला टर्म उठाओ, उसका पिछला टर्म डिवाइड कर दो, वो बचेगा, क्या बचेगा, आपका आर बचेगा, मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। ये आपका ऐसे करके आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें आपसे पूछा जाए कि nth टर्म फाइंड करो, nth टर्म आप कैसे निकालोगे, ए आर एन माइनस, इससे आप कैसे निकालोगे, ए आर एन माइनस वन करके आप nth टर्म फाइंड कर सकते हो। नाउ सम ऑफ nth टर्म आपसे पूछ ले, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालोगे, मतलब एस एन कैसे निकालोगे, इसमें इसमें एस एन निकालते हैं ए वन माइनस आर अपॉन में वन माइनस, ठीक है। ऐसे करके आप ए निकाल सकते हो, देखो, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका पूरा अलजेब्रा था। नाउ नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री की। ये आपका अलजेब्रा यहाँ पे टोटली खत्म होता है, जितना फिजिक्स में हमें जरूरत थी उतना हमने कवर कर लिया है, ठीक है, अलजेब्रा। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास में, जो बेसिक मैथमेटिक्स है हमारा, जो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने अलजेब्रा देख लिया, हमने अलजेब्रा देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ग्राफ और ऑफ की बात करेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर, फिर कैलकुलस। काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। तो एक वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।